Hello. Hello. Electric charge and field. Today we have to study the electric charge and field. Already we have explained that the charge is the intrinsic or internal property of the matter due to which attraction or repulsion take place. In 600 BC it was found that in Thales of Miletus, amber yellow resinous substance was the first element which was rubbed and acquired a charge that acquired the property to attract the small bits of paper. Charge की property already we have discussed it, additivity, quantization and the conservation of charge. Additivity of charge means it can be defined as it किसी चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज होती है, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. Additivity means it can be defined as the algebraic sum of charge of an isolated system or a body. मतलब ये जो है algebraic sum होता है. अगर हमारे पास चार्जेज हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो वेक्टर सम नहीं होता, अलजेब्रिक सम होता है. जैसे अगर किसी सिस्टम में 2 कूलम चार्ज है -3 कूलम चार्ज है तो इस सिस्टम का जो चार्ज होगा दैट विल बी -3e + 2e दैट इज़ 1 e 2 कूलम, ये मतलब 1 कूलम चार्ज हो जाएगा. तो हियर यू हैव the charge that will be equal to negative. Here negative charge you have. It has the positive and negative both, but it has the only negative charge. इसको एडिटिविटी कहते हैं. हमारा जो एटम होता है वह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, इसलिए न्यूट्रल होता है. इसको एडिटिविटी चार्ज के बेस पर ही एक्सप्लेन करते हैं. चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है. देयर आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एडिटिविटी, quantization means it is the integral multiple of elementary charge, that is electron. Quantization मतलब होता है quantity of charge, it is the integral multiple of charge on electron. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है. जितना भी चार्ज पाया जाता है कहीं पर वह चार्ज Q = NE, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. सबसे कम कोई चार्ज दुनिया में पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है. और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन के जब 2 चीज़ें रब की जाती हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उतना चार्ज बॉडी एक्वायर कर लेती है. अगर 2 बॉडी रब की गई है तो इस पर अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस पर +2e का चार्ज आ जाएगा, और जहाँ पे जाता है इलेक्ट्रॉन वहाँ पे -2e का चार्ज आ जाता है. कहने का मतलब वन एक्वायर्स पॉजिटिव, अदर एक्वायर्स नेगेटिव. तो चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. स्मॉल लेवल पर यह क्वांटाइज्ड माना जाता, मतलब इसको डिस्क्रीट, DISCRE, डिस्क्रीट चार्ज होता है. डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन. यह 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता. इसे हम डिस्क्रीट मानते हैं. लेकिन मैक्रो लेवल पर, इससे बड़े लेवल पर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है इसे हम मैक्रो लेवल पर इसको हम कंटिन्यूअस मानते हैं. जैसे बल्ब जल रहा है तो लगातार लाइट आ रही, लगातार इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा, तो उसे हम कंटिन्यूअस चार्ज मान के चलते हैं. तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. Q = NE. Charge, it is the discrete.
it is not continuous at the micro level. At the macro level, charge is always continuous. SI unit of charge is coulomb. तो Q इज इक्वल टू NE, तो अगर Q को अगर 1 कूलम मान लिया जाए तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम इज इक्वल टू N इंटू 1.6 10⁻19. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो N इज इक्वल टू 1/1.6 10⁻19. तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं. हेयर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज कंजर्व. टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम or a body remains conserved, that is charge can neither be created nor it can be destroyed. चार्ज हमेशा कंजर्व होता किसी बॉडी का. चार्ज न तो प्रोड्यूस किया जा सकता है न तो इट इज़ डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इट इज़ ओनली द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड इनिशियल इट हैज़ द जीरो चार्ज, बट व्हेन इट इज़ डिसोसिएट्स मीन्स इसके आयंस में जब चेंज हो जाता है, सोडियम आयन क्लोराइड आयन, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव मिल करके जीरो, ऑलरेडी जीरो, मतलब पहले भी जीरो था अब भी जीरो है. तो E प्लस पॉजिटिव, तो इस तरह से हमारे पास ये चार्ज जो है कंजर्व होता है. तो ये प्रॉपर्टीज होता है. इसके बाद हम लोग टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इंडक्शन मीन्स अगर एक पॉजिटिव चार्ज को किसी मेटेलिक बॉडी के पास लाते हैं तो ये पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस करता है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है. तो इसे ये इंसुलेटर है ताकि चार्ज यहाँ पे मूव न कर पाए. तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. अब जैसे अब यहाँ पे पॉजिटिव अगर अर्थ से कनेक्ट कर दें तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो पूरी तरह नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. इसी तरह से अगर दो बॉडी अगर कांटेक्ट में हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करे, इधर से इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेता है. तो व्हाट विल हैपन, इट विल नेगेटिव एंड द इलेक्ट्रॉन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, दिट विल बी पॉजिटिव. सो इट इज़ द नेगेटिव एंड इट इज़ द पॉजिटिव. व्हेन यू increase the distance between the two charge bodies, it is the negative and it is the positive. When you increase the distance, then what will happen, इसको अगर यहीं पे रेस्ट पे रख करके अगर इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा और ये नेगेटिव रह जाएगा. इट मीन्स बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वी कैन चार्ज द बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. तो इसकी डिफिनीसन देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. द फेनोमेनन ऑफ इंडक्शन ऑफ चार्ज इन एन अनचार्ज बॉडी बाय प्लेसिंग ए चार्ज बॉडी नियर इट इज कॉल्ड इंडक्शन और प्रोडक्शन भी कह सकते हैं. The phenomenon of induction or production of charge in an uncharged body by placing a charged body near it, it is called the electrostatic induction. अब हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखते हैं कि चार्ज रेस्ट पर ही है, तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. कि द फिजिक्स की एक ब्रांच है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेज एट रेस्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज एट रेस्ट is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. According to this law,
When two charges are separated by a distance r, then force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to Q1 and Q2. सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा. सो F is directly proportional to Q1 Q2 and F is directly 1 upon r square. So F is directly proportional to Q1 Q2 upon r square. Here, so F is equal to K Q1 Q2 upon r square, where K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. 4 pi epsilon naught की जो वैल्यू होती 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. Epsilon naught, it is the permittivity of free space. What is the permittivity? Permittivity here, it is the property of the medium. ये किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है. हियर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो ये हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट हियर. एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है, केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट हियर इज इक्वल टू 8.85 10 की पावर -12. तो ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की होती है 8.85 10 की पावर -12. तो इट इज़ इक्वल टू कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2. ये ध्यान में रखना, ये इसकी यूनिट हो जाती है एप्सिलॉन नॉट. इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच allow the electrostatic force between the two charges. दो चार्जेस के बीच के फोर्स को डिटरमाइन करता है, which determines the electrostatic force between the two charges. Here प्रॉपर्टी, अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. लेकिन अगर किसी को मीडियम में डाल दें, मैंने बीच में अगर पानी रख दिया जाए दो चार्ज के बीच, या कोई और मीडियम डाल दिया जाए, तब भी उसके बीच फोर्स लगेगा. और उस बीच उसको मीडियम में लिखते हैं Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और द रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम. अब अगर इसको हम देखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट. तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे हम कहते हैं, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं. अगर डिवाइड कर दें तो वैल्यू कितनी आती है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसको एप्सिलॉन आर के से डिनोट करते हैं. इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी आर ए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के आर. एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर. तो इसको डिफाइन करते हैं. इट इज़ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम to the electrostatic force for the same charges in a particular medium. यही रिलेटिव परमिटिविटी की ये डिफिनीसन है. इट इज़ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर द सेम चार्जेज इन ए पर्टिकुलर मीडियम. F वैक्यूम अपॉन Fm, इट इज इक्वल टू K. सो Fm इज इक्वल टू F वैक्यूम अपॉन K. मतलब मीडियम में जो होगा 1/K टाइम्स हो जाता है. इस K की जो वैल्यू है, इट इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मीडियम्स. इसकी जो वैल्यू है यह वैक्यूम, ए वैक्यूम के लिए 1 होता है, वाटर के लिए 80 होता है. तो हर मीडियम के लिए ये अलग अलग इसकी वैल्यू आती है. एप्सिलॉन, ये जो के की वैल्यू आती है, ये अलग अलग है. अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है. तो के इक्वल अगर इन्फिनिटी रख दें तो फोर्स वैक्यूम अपॉन इन्फिनिटी
तो फोर्स हो जाएगा 0। इसका मतलब दो चार्जेज के बीच अगर आयरन बॉडी रख दें, किसी मेटेलिक बॉडी, तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं, देखिए परमिटिविटी अभी हम देखें अगर, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन ए पर्टिकुलर मीडियम। तो ये हमारे पास परमिटिविटी आता है। होता क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो निर्धारित करता है कि कितना फोर्स लगेगा बिटवीन द टू चार्जेज इन ए पर्टिकुलर मीडियम। तो K की वैल्यू 80 होती है, किसका? वाटर के लिए ये K की वैल्यू 80 होता। फॉर मेटल K इज इक्वल टू 1, तो ये वाटर हो गया, ध्यान में रखना, वाटर। K इज इक्वल टू 1, इट इज़ फॉर वैक्यूम। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ द कूलम्स लॉ का इम्पॉर्टेंस क्या है? कूलम्स लॉ एक्सप्लेन्स द revolution of electron around the nucleus, that is the electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus। मतलब ये कूलम्ब लॉ की फोर्स, कूलम्ब लॉ का फोर्स ही जो है हमें डिटरमाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दैट द प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों तरफ, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा निगेटिव, तो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे K, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव, तो K, अगर Q1 Q2 की बात करें, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन को भी यह एक्सप्लेन करता है। कूलम्स लॉ एक्सप्लेन्स रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। कूलम्बिक फोर्स उसे खींचता रहता हमेशा इधर, और यही कारण है कि यह घूमते हुए हमेशा कि न्यूक्लियस का चक्कर करता। अगर एक खींचने वाला फोर्स न होता तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं दूर भाग जाता, तब यह विवश होकर के घूमता नहीं। जैसे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे ही कूलम्बिक फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। It means Coulomb's law explains the revolution of electron around the nucleus, that is the electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus। Second, इसका importance क्या है? It also explains the nuclear disintegration, that is due to Coulombic repulsion, the nucleus of the heavy nuclei disintegrate and spontaneously alpha, beta and gamma are emitted, and the fission become Eg, FISSION, fission। ध्यान में रखना, कहने का मतलब कि अगर यूरेनियम वगैरह रेडियो एक्टिव इसलिए हो जाते हैं कि उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती तो प्रोटॉन में रिपल्सन होने लगता है, जिससे वह स्टेबल होने के लिए यह अल्फ़ा, बीटा, गामा को निकालना शुरू कर देते हैं। ये रेज होती है, अल्फ़ा निकलता है, इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है, और बीटा निकलता है तो इसके एटॉमिक मास में अल्फ़ा निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की और एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाती है। इसी तरह से बीटा निकलता है तो इसके एटॉमिक नंबर में 1 ऐड हो जाता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज हो जाता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। अभी इसको हम लोग न्यूक्लियर फिशन में कायदे से इसको डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी ध्यान में रखना कि कूलम्ब लॉ का इम्पोर्टेंस ये है कि कूलम्बिक रिपल्सन के कारण ही यह फिशन होता है। फिशन एग्जिस्ट ड्यू टू द कूलम्बिक रिपल्सन। तो ये ध्यान रखना कि इसके 2 इम्पॉर्टेंस हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू कूलम्बिक अट्रैक्शन, ड्यू टू कूलम्स लॉ, और जो हेवियर न्यूक्लियाई होते हैं, हेवियर न्यूक्लियाई दे ब्रेक इजली द अल्फा, बीटा, गामा ड्यू टू द कूलम्बिक रिपल्सन, इसीलिए फिशन होता है।
हेवियर न्यूक्लियाई को तोड़ना आसान इसीलिए होता है, हेवियर न्यूक्लियाई कैन बी ब्रेक्ड ईजिली बिकॉज ड्यू टू कोलम्बिक रिपल्शन बिटवीन द एक्सेस प्रोटॉन द न्यूक्लियस इज ब्रेक्ड ईजिली। जनरली यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम को ब्रेक इसलिए करते हैं कि थोरियम, पोलोनियम ये ईजिली ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है, रिपल्सन पहले से होता है। इसका लिमिटेशन कूलम्स लॉ का देखना, कूलम्स लॉ इज वैलिड व्हेन चार्जेज आर एट रेस्ट। पहला है कि रेस्ट पर ही एकदम 100% वैलिड ये होता है। ऐसे मोशन में भी वैलिड है, अट्रैक्शन तो होता ही है, लेकिन ये 100% वैलिड होता है। इट इज़ वैलिड व्हेन द चार्जेज आर एट रेस्ट। It is second limitation, it is valid only for the point charges, that is the extension of the charges should be less than the distance between them। ये पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, ध्यान में रखना, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट का मतलब कि अगर हम बड़ा बड़ा चार्ज ले लें, चार्ज यहाँ पर भी है, यहाँ पर, कि डिस्टेंस हम कहाँ से लें, किस चार्ज के लिए। यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पे तो एवरेज चार्ज लेना पड़ेगा, तो पॉइंट चार्ज के लिए यह 100% वैलिड माना जाता है। तो ये चीज़ है, कूलम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द चार्जेज आर एट रेस्ट, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेज। थर्ड पॉइंट ये है कि इट इज़ वैलिड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज ग्रेटर देन द एटॉमिक साइज। जब एटॉमिक साइज से अधिक हो जाए तो फिर ये जो है, इट इज़ वैलिड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज इज ग्रेटर देन द एटॉमिक साइज। मतलब 10⁻⁻15 मीटर है इसकी एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज से अगर कम हो गया तब इससे कम होने पर न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है, और न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है। तो यह तभी लगता है कम से कम दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस इससे अधिक होनी चाहिए, तभी ये वैलिड है। तो ये इसके लिमिटेशन हो गए। फिर आता है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सिंपल सा मतलब कि अगर डिफरेंट चार्जेज हैं तो किसी एक पॉइंट पर जो नेट फोर्स होता है, इट इज़ ड्यू टू द force applied due to the individual charges। मतलब it is the system of charges, if a system of charges which are interacting, then a resultant force at a point charge is the vector sum of the electrostatic force due to the individual charges। एक सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं एंड दे आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट प्लेसेस, देन एट ए पॉइंट द नेट फोर्स इट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज। कहने का मतलब अगर Q1 है, ये डिस्टेंस R1 पर है, तो फोर्स हो जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा F1, Q2 है तो F2, Q3 है तो F3। नेट फोर्स क्या होगा, इट इज द वेक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल एक दे लेते हैं कि सपोज 4 चार्जेज Q प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। कोई हमारे पास एक स्क्वायर है, 4 कॉर्नर पर 4 चार्जेज रखे, 4 चार्जेज आर प्लेस्ड Q Q Q। वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स एट ए पॉइंट। मान लो C पर हमें अगर नेट फोर्स निकालना है तो होगा क्या। अब हम इसको देखेंगे कि यह चार्ज, अगर इस पर जो चार्ज है यह इसको रिपेल करेगा तो F1, ये इसको रिपेल करेगा तो F2, तो F1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे किया गया है F1, तो K को अगर हम कांस्टेंट को K ले लें तो F1 इज इक्वल टू कूलम्स लॉ के अनुसार K का मतलब की वैल्यू कितनी होती है, K इट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू यही होती है। तो F1 इट इज़ इक्वल टू Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरह से F2 इट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि F1 है F2 है, दोनों राइट एंगल पे हैं, तो इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी F1 F2। तो ये वैल्यू हमारे पास रिजल्टेंट इसका हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। 90 डिग्री पर अगर होता है तो रिजल्टेंट रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर मीन्स F1 इज इक्वल टू F2 रूट, तो इसे 2 F1 स्क्वायर, तो F1 रूट 2, तो इट इज़ इक्वल टू F1 एंड F1 इट इज़ इक्वल टू कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा ए रूट 2 F1 हो गया। अगर हम इसी तरह से इसके लिए ले लें ज़रा, ये चार्ज और इस चार्ज के बीच कितना फोर्स है, एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश करें, इसका रिजल्टेंट एफ डैश F1 रूट 2 है, और इसका अगर हम ले लें तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q इंटू Q, तो Q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये रूट 2 का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर। अब एफ डबल डैश एंड एफ डैश बोथ एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अब देखना ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये इधर है, ये भी इधर है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स अगर हम ऐड करें दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो नेट फोर्स एट द सी इट इज़ एफ इज इक्वल टू एफ डबल डैश प्लस एफ डैश। एफ डबल डैश इट इज़ के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टेक आउट कॉमन, तो 1/2 प्लस रूट 2, ये वैल्यू अगर हम के की वैल्यू को पुट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 4 जाए, तो 1 क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर 2 रूट 2 प्लस 1। ये हमारे पास यही हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकाल करके ऐसे करते हैं। अब ये देख लेना, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि देयर आर 3 चार्जेज प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एट द सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड पर हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए इफ़ ए कैपिटल चार्ज Q इज प्लेस्ड। अगर एक कैपिटल चार्ज Q को अगर हम यहाँ पे रख दें तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसको देख लेना। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अब 3 चार्जेज हैं, एक Q है, Q है, Q है। अब यहाँ पर अगर हम लें इसको, 3 चार्जेज इक्विलेटरल हैं, साइड इसकी L है। अगर यहाँ पे हम सेंटर पे रख दिया गया इसके सेंट्रॉयड पर, तो ये जो है यहाँ से अगर हम पर इक्विलेटरल में, अब ये देख लेना, अगर इस पर सी जी यहाँ रखा हुआ है, इस पॉइंट पर एक चार्ज कैपिटल Q रख दिया गया है। इस पे पर यहाँ से अगर इसको मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री पे होगा। अच्छा, इसको इधर ऐसे ले जाएं सेंट्रॉयड, इसके मिड पॉइंट से मिलाएं, मीडियन जहाँ मिलते हैं वो सेंट्रॉयड बन जाता है। तो ये हमारे पास ये 60 डिग्री है, इक्विलेटरल है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम ज़रा इसमें से ये डिस्टेंस, पहले इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं तो पहले ये डिस्टेंस हम निकालें कितना होगा, तो इट इज़ cos 30 इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस L/2 अपॉन BE का मतलब इस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये होगा L/2 अपॉन B, तो 2 तो कैंसिल हो गया, तो BE इज इक्वल टू L अपॉन √3। कहने मतलब B की वैल्यू L अपॉन √3, वही हालत इस यहाँ भी L अपॉन √3, ये भी L अपॉन √3 हो जाएगा। अब हम क्या करें,
तो अब F1 देखें ज़रा, F1, तो F1 इट इज़ इक्वल टू, F1 की बात अगर करें तो F1 इट इज़ इक्वल टू 1 ऑफ के क्यू क्यू, इसके बीच एक क्यू है, इस कैपिटल क्यू है, तो कितना हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस का मतलब एल अपॉन बी का स्क्वायर। इट मीन्स हमारे पास बी का स्क्वायर, बी कितना एल अपॉन √3, तो ऊपर चला जाएगा 3 के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। F2 की बात अगर करते हैं F2, तो इट इज़ के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अब देख लेना ये दोनों फोर्सेस सेम हैं क्योंकि चार्जेस सेम हैं, तो ये दोनों एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो ये देख लो ए बी 30 से कितना होगा 120, तो इनके बीच कितना एंगल बनेगा 120। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर यूज कर लें तो ये देखो F1 F2 120 पे है, तो इसका रिजल्टेंट अगर हम लें तो इसका रिजल्टेंट अगर हमारा F डैश अगर लें तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 120, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर 11th में पढ़े हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120, तो √2F1 स्क्वायर प्लस 2F2 स्क्वायर इंटू -12, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा, देखो 2 गया तो 2F1, क्योंकि F1 F2 इक्वल है तो इस नाते दोनों के इक्वल ले लिया गया, तो हमारे पास हो जाता है F1 स्क्वायर। F1 स्क्वायर मीन्स √F1 स्क्वायर, तो F1 एंड F1 इज इक्वल टू 3 के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, यही मिल गया। कहने का मतलब दोनों का जो रिजल्टेंट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी वैल्यू है 3 के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अब ज़रा हम इसको देखते हैं कि ये कितना फोर्स लगाएगा, इसको इस पर कितना फोर्स लगाता है, ये देखते हैं ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो ये भी इसको रिपेल करेगा तो इसकी ये भी डिस्टेंस एल अपॉन √3 होगी, तो हमारे पास F डबल डैश की जो वैल्यू आएगी 3 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अब ये दो फोर्सेज F डैश एंड F डबल डैश बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, इस दोनों का रिजल्टेंट F डैश है और F डबल डैश इधर है, दोनों इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं, तो F डैश एंड F डबल डैश आर इक्वल एंड अपोजिट, सो द नेट फोर्स इट इज इक्वल टू F डैश F डबल डैश F डैश माइनस F डबल डैश, तो नेट फोर्स इट इज इक्वल टू 0। ये NCERT का एग्जाम्पल है। NCERT का और एक एग्जाम्पल है कि कंसीडर 3 चार्जेज एंड फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एट ईच चार्ज। 3 चार्जेज हैं, वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एट ईच चार्ज, ईच हर चार्ज पर हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। तो देख लेना है क्या कि 2 चार्जेज Q Q और -Q, हमारे पास ये चार्जेज हैं Q Q एंड -Q, 3 चार्जेज हैं Q Q एंड -Q, ये चार्जेज हैं, हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। 3 चार्जेज, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एट, हर चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा। अगर हम एक ही बात करें तो कितना चार्ज फोर्स होगा, तो इसको हम देखें ज़रा। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसके बीच की डिस्टेंस एल है, इक्विलेटरल है, ये F1 हो गया। F1 का मतलब है कि क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। फिर अगर इसकी बात करते हैं इस चार्ज की, तो ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो नेट चार्ज हमारे पास हो जाएगा ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 120, cos 120 की वैल्यू होती है -12, तो अब F1 स्क्वायर अभी वैल्यू हो जाएगी 2 कैंसिल आउट, तो 2F1 स्क्वायर, चूँकि दोनों तो F1 इक्वल है, तो ये वैल्यू केवल आ जाएगी, ये गया कैंसिल हो गया, और 2F1 F2, तो ये 2F1 स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से F1 हमारे पास केवल F1 बचेगा, क्योंकि 2F1 स्क्वायर और इधर 2F1 -12, तो केवल F1 स्क्वायर
और ये F1 रह जाएगा, तो ये KQ² इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस पर जो नेट फोर्स हमारे पास A पर लग रहा है यही KQ²/L²। तो इस पर नेट फोर्स हमारे पास जो हो A पर हमारे पास यही फोर्स है F1। मतलब A प्लस B की बात करें तो A और B मिल करके कितना फोर्स, A और B का नेट चार्ज यहाँ पे ये हमारे पास है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अच्छा, अगर हम B की बात करें तो A इसको रिपेल करेगा, A इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फिर नेट फोर्स हमारे पास हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास हो जाएगा, वही हो जाएगा यहाँ पर जो पोजीशन यहाँ थी वही यहाँ पर हो जाएगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा F2 की बात अगर करें तो हमारे पास है नेट फोर्स यही हो जाएगा KQ²/L²। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है तो A इसको अट्रैक्ट कर रहा है, A भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच एंगल 60 डिग्री है, तो दो फोर्सेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये नेट फोर्स हमारे पास हो जाएगा। F∼ की बात करें तो रूट यहाँ पे अगर ले ले तो F1" प्लस F2" 2 F1 cos 60। तो हमारे पास इसको हमने F1" ले लिया क्योंकि फोर्सेज बहुत हो गए हैं तो हमने डैश करके ले लिया। तो cos 60 की वैल्यू हाफ होती है और F1 F2 चूँकि इक्वल ही है तो 2 F1' प्लस 2 F1' इंटू हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 F1". तो हमारे पास F1" √3, लेकिन चूँकि F1 की वैल्यू तो सेम ही है तो KQ²/L²। तो हर फोर्सेस पर नेट फोर्सेस हमारे पास इस तरह से आ जा रहे हैं। F1 F2 F3 इन दोनों पर तो इक्वल है, इस पर हो रहा √3 KQ²/L²। अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो हम देख क्या रहे हैं कि ये F" हमारा इधर जा रहा है, इधर इस साइड में। ये हम इसकी डायरेक्शन क्या है, ये जो है F' की, तो ये इधर जा रहा है इधर, तो इसको हम इधर ले लें और ये रिजल्टेंट इधर, तो ये है। तो ये कैसा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना रहे हैं सेम आर्डर में। कोई भी वेक्टर अगर ऐड हो इस तरह से, इधर से ऐड हो, इधर से साइक्लिक आर्डर में अगर ऐड होते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर हो तब तो इसका रिजल्टेंट बनता है, अदरवाइज इसका वेक्टर सम आ जाता है 0। जहाँ से शुरू हुआ वहीं फिर आ जाएगा। तो अगर